Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, System College, Bhopal. Today we are going to discuss about design of machine element, or simply we said that machine design. It comes under your technical training session. हम इस सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज में पूछा जाता है. हम पूरा डिजाइन प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट के, वो मैं आपको नोट से शेयर कर दूंगा तो आप डिटेल में. या हम डिस्कस करेंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर जगह कॉमनली पूछे जा सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास. डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में मैंने कुछ पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया है. पहले हम ये समझते हैं कि हम डिजाइन करते क्यों हैं. उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना पड़ेगा. मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर मैं लोड की एप्लीकेशन देखता हूं, उसके रिस्पेक्ट में मैं स्ट्रेस निकाल देता हूं और फिर वही बताती है कंपोनेंट का फेलियर. तो मैंने जो पॉइंट वाइज डिसाइड किया है कि 1 2 3 4 सिक्वेंशियली मैंने क्लास को बनाया है कि जिससे आप धीरे धीरे कैसे हम डिजाइन की तरफ पहुंचे और क्यों हमें डिजाइन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम डिजाइन में यूज करते हैं. तो जैसे सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट पे शुरू किया है. ये आपको पता ही है, इट इज अ सिंपल बार जिस पे लोड लग रहा है P. इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ एरिया होगा, कुछ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी. बहुत सिंपल प्रॉब्लम था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. आप इसमें जाएंगे सीधा का सीधा स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया, ये आपको पता है. अब उसके बाद स्ट्रेस आपको पता है कि दे आर नॉर्मल इन नेचर और शेयर इन नेचर. तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन सी होती है, शेयर स्ट्रेसेस कौन सी होती है और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कौन सी होती है. तो जब मैंने देखा कि टेंसाइल और कंप्रेसिव आर नॉर्मल इन नेचर, ठीक है, तो यहां पर मैंने P लोड लगाया, दैट इज टेंसाइल लोड. इसका कुछ लेंथ एरिया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है. आपने बिल्कुल सिग्मा इक्वल्स टू P बाय A एक फार्मूला लगाया, कुछ स्ट्रेस निकाल दी. ये स्ट्रेस जो आप कैलकुलेट करते थे इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस होती थी. इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस. तो यहां पर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं शुरू कर रहा हूं. मुझे पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस क्या होती है. इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस जैसा कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फार्मूला से कैलकुलेट करते थे, किसी पर्टिकुलर बार पे अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो उस पे अगर P लोड लगा रहा हूं तो स्ट्रेस कितनी होगी, ये इंड्यूस्ड है. अगर यहां पर मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया, 20 30 40 एंड सो ऑन, अलग अलग लोड पे मैं अलग अलग स्ट्रेस निकाल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं इंड्यूस्ड स्ट्रेस. और फॉर एग्जांपल आप आगे बढ़े तो आपने लिया था बीम पे कोई लोड आ रहा है, उस पे स्ट्रेसेस कितनी हो इंड्यूस्ड होंगी, जो बेंडिंग इक्वेशन से आप निकालते थे. शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाते थे, वहां से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद आप उसे बेंडिंग इक्वेशन में पुट करके इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस निकालते थे, जिसको इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते थे, और दे आर नॉर्मल इन नेचर. तो मुझे पता चल गया कि इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस क्या होती है. इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस जो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले से निकालता हूं, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने. अब मैं आगे बढ़ा तो ये किसी ना किसी मटेरियल का होगा, किसी भी मटेरियल का बना है. तो पहली पॉइंट हो गया इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस. उसी में मैं गया कि जो मटेरियल भी, तो अब आप फॉर एग्जांपल ये 20 न्यूटन का इस पे लोड लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, 100 न्यूटन लगा दिया. जरूरी नहीं है ये मटेरियल सस्टेन कर पाए. तो एक स्ट्रेसेस ऐसी होती थी कि जो मटेरियल खुद प्रोवाइड करता था, इससे ज्यादा मैं लोड विथस्टैंड नहीं कर सकता था. ये मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा था कि जब डक्टाइल मटेरियल है तो यील्ड पॉइंट एक पॉइंट आता है जहां पर इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में हम पहुंच जाते थे. उसके बाद मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता. किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को एक बार अगर मैंने बना दिया तो उसके वर्किंग में अगर वो अपना शेप चेंज कर रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज फेलियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो यहां पर मटेरियल कुछ परमिट कर रहा है स्ट्रेसेस, उन स्ट्रेसेस को आप बोलते हो अलाउबल स्ट्रेस. अलाउ कर रहा है, परमिसिबल. इससे ज्यादा किसी डक्टाइल मटेरियल पे लोड नहीं लगाते हो, मटेरियल फेल हो जाएगा, उसको वर्किंग और
डिजाइन स्ट्रेसेस भी बोलते थे। तो मेरे पास यहाँ दो स्ट्रेसेस आ गई, एक डक्टाइल मटेरियल लिया जिसकी स्ट्रेंथ मैंने बोला यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि उसके बाद वो मटेरियल चेंज हो जाएगा, उसके बाद अल्टीमेट पे भी जाता है वो, पर यील्ड पॉइंट पे मैं इसको मान रहा हूं कि फेल हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल का अभी अपन देखते हैं। ब्रिटल मटेरियल फेल्स, हम मान के चलते हैं अल्टीमेट पे फेल होता है, देखेंगे कैसे। अभी फिलहाल समझने की बात क्या है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूले से मैंने यूज किया, अलाउएबल परमिसिबल जो मटेरियल खुद परमिट करता है, हम यूटीएम में टेस्ट करके उसकी परमिसिबल स्ट्रेस निकालते, किस पॉइंट पे फेल होगा, क्या उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, हम उसमें समझेंगे। तो दो टाइप की स्ट्रेसेस होगी, इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, अलाउएबल, परमिसिबल, वर्किंग और डिजाइन, एक ही नाम। बस यही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितनी मटेरियल परमिट कर रहा है और मैं जितना लोड लगा रहा हूं, दो चीज हो गई, एक तो मटेरियल कितना परमिट कर रहा है, दूसरा मैं जो लोड लगा रहा हूं क्या वो मटेरियल जितना परमिट कर रहा है उससे कम है कि ज्यादा। इसी के हिसाब से मैं अपनी डिजाइन आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा, अब इसके बाद मैं गया, जैसे मैंने यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोनों का बना दिया है। स्ट्रेस डायग्राम मैंने बनाया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल के लिए, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। नाउ ब्रिटल मटेरियल के लिए हम ये मानते हैं कि अल्टीमेट और यील्ड पॉइंट एक ही होता है। अल्टीमेट पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट इन द मटेरियल, यील्ड पॉइंट जहां पर मटेरियल इलास्टिक से प्लास्टिक होता है। ब्रिटल मटेरियल में हम ये मानते हैं कि जैसे ही यील्ड पॉइंट आया उसके तुरंत बाद ही अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है और मटेरियल फेल हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि पूरी डिजाइन में ब्रिटल मटेरियल फेल्स अंडर अल्टीमेट पॉइंट, हालांकि वो फेल होगा यील्ड पॉइंट पे, बट यील्ड और अल्टीमेट बहुत पास होते हैं, तो मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ब्रिटल मटेरियल को मान लेता हूं अल्टीमेट पे फेल होगा, जबकि डक्टाइल को मानूंगा यील्ड पॉइंट पे फेल होगा। इससे ये कन्विंस होते, इससे ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि डक्टाइल मटेरियल फेल्स अंडर यील्ड पॉइंट, ब्रिटल मटेरियल फेल्स एट अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। तो मेरे पास तीन चीज आ गई, इंड्यूस्ड, अलाउएबल, कौन सा मटेरियल कहां पर फेल हो रहा है, ठीक है। अब जरा नीचे देखिए एक मिनट, इंड्यूस्ड आपने निकाली, तो इंड्यूस्ड कैसे निकालेंगे आप, जैसे देखिए दिस इज पीटी बाय ए, जैसे टेंजेंशियल लोड लग रहा है तो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस कैसे निकालोगे, टेंजेंशियल लोड पर यूनिट एरिया, अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव लोड पर यूनिट एरिया, दीज आर इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, फार्मूला लगा के आप निकालते हो। टेंजेंशियल है यानी शियर क्विंग है तो शियर लोड पर यूनिट एरिया। नाउ M by Z, this is bending stresses, M, Z is section modulus, तो M by Z bending stresses normal in nature, T by ZP polar section modulus, T is torque, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टॉर्जनल shear stresses, ठीक है, टॉर्जनल इक्वेशन से निकाला। और यहां पर आपकी थर्मल स्ट्रेसेस भी आ जाएंगी, अल्फा डेल्टा टीई, पीडी बाय 2टी, पीडी बाय 4टी, ये सारे फार्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनको मैं बोल रहा हूं इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस। अब इधर देखिए अलाउएबल स्ट्रेसेस, अलाउएबल स्ट्रेसेस क्या हो गए कि जो मटेरियल परमिट कर रहा है, मटेरियल क्या परमिट कर रहा है, या तो वो यील्ड पॉइंट पे परमिट करेगा तो सिग्मा YT अपॉन में ये क्या है FOS, इसको जरा भी अपन चेक करेंगे। तो आपसे पूछेंगे कि भैया कोई भी मटेरियल कितना परमिट कर सकता है, तो सिग्मा YT या सिग्मा YC कंप्रेशन का यील्ड पॉइंट और टेंशन का यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन में FOS, इस पे अभी चर्चा करूंगा मैं आगे। अगर शियर है टाउ बाय अपॉन में FS, सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल में, सिग्मा अल्टीमेट कंप्रेसिव में। तो फर्स्ट पॉइंट से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि इंड्यूस्ड और अलाउएबल क्या होता है। अभी तक मैंने डिजाइन के बारे में कोई भी बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कि एक मटेरियल जितना परमिट अलाउ कर सकता है उससे ज्यादा आप लोड नहीं लगा सकते हो, यानी जब इंड्यूस्ड निकालोगे वो कभी भी अलाउएबल से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, ये मुझे समझ में आया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट या मशीन बनाने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती थी, बट क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ फोकस करना पड़ता है, तो मैंने फोकस किया प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मटेरियल
अनसर्टेन, यस मटेरियल अनसर्टेन। कैसे? कहीं मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, कहीं मुझे कॉस्ट कम चाहिए, कहीं मुझे कम मटेरियल चाहिए, कहीं मुझे ज्यादा मटेरियल चाहिए। तो पहले मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी है मेरे पास, उसकी स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड है या नहीं है। लोड अनसर्टेनिटी, मैंने किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन किया, उस पर क्या लोड जो मैं मान के चल रहा हूं उतना ही आएगा। मान लीजिए 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। आपने एक व्हीकल बनाया, बाइक चला रहे हैं, आप स्पीड अप कर रहे हो, मैंने उसे डिजाइन किया कि किसी भी वक्त उस पर 60 न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं आए और 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जाना, पर हम 80 की स्पीड में जा रहे हैं, तो लोड अनसर्टेनिटी वहां पर आ गई। मैथमेटिकल मॉडल अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि मैं किसी भी चीज को मान के चल रहा हूं, उसके कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, उसके हिसाब से मैंने मैथमेटिकल मॉडल बनाया। तो ये मुझे वहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन फॉलोइंग अजम्पशंस के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो रही है कि ये जो मटेरियल, लोड, मैथमेटिकल मॉडलिंग और भी बाकी चीजें हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैं एक फैक्टर यूज कर रहा हूं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम नहीं बता पाते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन या फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअली है क्या। वो ये है, इट इज अ फैक्टर और नंबर यूज्ड टू रिकवर द अनसर्टेनिटी। एक फैक्टर है कि जो अनसर्टेनिटी को रिकवर करे। अगर कुछ आ भी जाता है तो भी मटेरियल का फेलियर ना हो। अनसर्टेनिटी इतने टाइप की होती है। ये वैरी करता है 3 to 5 जनरली आप लेके जाते हो। ये 3 नंबर बहुत ज्यादा बोला है मैंने, आपको ये समझ में आएगा कि जो 3 होता है इसका मतलब तिगुना हमने उसका मटेरियल कर दिया। आगे अपन देखेंगे। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफओएस इज 1 से कम तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 से कम का मतलब हो रहा है कि जितनी सेफ्टी ऑलरेडी है उससे भी कम करो। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 1, इससे कम नहीं कर सकते। कहां पर होता है? शाफ्ट की में होता है, सेफ्टी वॉल्स में होता है, मिसाइल्स, बॉम्ब्स। अगर इसमें ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर लिया तो जहां फटना चाहिए बॉम्ब मिसाइल को वहां नहीं फटना। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता है। जिस हिसाब से मैंने उस बॉम्ब और मिसाइल को डिजाइन किया उसी टाइम पे वो ब्लास्ट हो। नाउ अब 1 तक है, ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है? अब मैंने थोड़ा सा ये समझे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि मैंने मटेरियल के लिए जो अनसर्टेनिटी होती है तो मैंने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज्यादा मटेरियल कर दिया, मतलब हैवी चीजें होने लगी। जैसे कि हमारा मिलिट्री व्हीकल्स में होता है, ब्रिजेस के केस में होता है। अब मिलिट्री व्हीकल्स में कभी कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 11 तक चला जाता है, मतलब जितना मटेरियल लगना चाहिए था उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, उसकी सेफ्टी के लिए 11 गुना ज्यादा उसमें हमने मटेरियल लगा दिया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी को रिकवर करता है, एक ऐसा फैक्टर। अब ये फैक्टर मैंने यील्ड स्ट्रेंथ पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं किसी भी मटेरियल का फेलियर उसके यील्ड पॉइंट पे हो रहा है, मैंने उस पॉइंट पे उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए पहले 300 मेगापास्कल पे कोई मटेरियल फेल हो रहा था, मैंने उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कर दिया, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 100 मेगापास्कल। अब मटेरियल कितना परमिट कर रहा है? सिर्फ 100 मेगापास्कल। तो जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस हैं वो 100 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बस यही है डिजाइन आपकी कि एक्चुअली में मटेरियल 300 मेगापास्कल परमिट कर रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब आपने उसको 100 मेगापास्कल कर दिया। अब किसी भी मोमेंट में वर्किंग में उसकी स्ट्रेंथ जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो 100 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो 300 तक जाएगी नहीं, कंपोनेंट कभी नहीं फेल होता। इसीलिए बोलते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट कभी नहीं फेल होता है, बाकी सिस्टम फेल होते हैं, इसलिए मैकेनिकल कंपोनेंट में लॉसेस होते हैं। वो इतना सेफ बनाया जाता है कि उसकी लाइफ बहुत लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट पे मैं आया, दैट इज डिजाइन इक्वेशन। जितनी भी कंपोनेंट की आपने डिजाइन की है, वेदर इट इज शाफ्ट डिजाइन, गियर डिजाइन, चेन, रोप, आपका स्प्रिंग, स्क्रू, जितने भी किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल डिजाइन इक्वेशन पे डिपेंड करती है। और वो डिजाइन इक्वेशन है इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अलाउबल स्ट्रेसेस अपॉन में एफओएस। If FOS is
1 then induced stress is always less than equals to allowable stress। यही डिजाइन इक्वेशन है और इसी के हिसाब से मैं हर कंपोनेंट की डिजाइन करता हूं कि जो भी मटेरियल का कंपोनेंट बना है उसकी एक स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से कभी भी ज्यादा नहीं होगी आपकी इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस कहां से निकालोगे? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशन। अलाउएबल ये हम टेस्टिंग से निकालते हैं, यूटीएम से, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डिजाइन इक्वेशन पर मैं काम करूंगा। यहां पर मैंने लिख दिया फॉर ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट अपॉन में एफओएस इज permissible allowable stress, for ductile material yield upon में FOS is permissible और allowable। तो मेरे को समझ में आया induced stresses क्या होती है, allowable stresses क्या होती है, factor of safety क्या होता है। इन तीनों को मिला के मैंने बनाया है डिजाइन इक्वेशन and it is induced stresses is always less than allowable stress upon में FOS। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेज पे मैं पहुंचा, अब मैं डिजाइन पे पहुंच सकता हूं। मुझे किसी भी मटेरियल पे अगर लोड लग रहा है, किसी भी कंपोनेंट पे लोड लग रहा है, तो मैं उसकी स्ट्रेस निकाल सकता हूं। मेरे को उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पता है, मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता हो गया, मैंने डिजाइन इक्वेशन बनाई है। अब मैं डिजाइन पर जा सकता हूं। तो नाउ थर्ड पॉइंट विल बी डिजाइन। अब डिजाइन क्या होती है, जरा डेफिनेशन देखें। टू क्रिएट समथिंग न्यू और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोथ आर ट्रीटेड एज डिजाइन। या तो मैं कुछ अपना एक नया कंपोनेंट बना लूं, या कंपोनेंट या नया कोई मशीन या कुछ भी ऐसा जो न्यू है, अभी तक आया नहीं, इसके रिगार्डिंग आप पेटेंट पे जाते हो। देन सेकेंड, या कोई बने बनाए कंपोनेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसकी इफिशियंसी बढ़ा दूं, कॉस्ट कम कर दूं, इस टाइप के पैरामीटर्स को ही कंसीडर किया जाता है डिजाइन में। ऑप्टिमाइजेशन करना होता है मुझे, या तो उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर दूं, या मैं उसके कॉस्ट को डिक्रीज कर दूं, या उसकी एप्लीकेशन को इंप्रूव कर दूं। दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन। अब डिजाइन का आपको समझ में आ गया, उसके लिए डिजाइन इक्वेशन को यूज करना है। अब डिजाइन इक्वेशन हो गई, मैं देख लेता हूं लोड, किसी भी कंपोनेंट पे किस टाइप के लोड आते हैं। हालांकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले आपने पढ़ लिए हैं, बट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई हुए हैं लोड, दैट इज स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक लोड दैट इज कांस्टेंट लोड, किसी भी मटेरियल पे स्टैटिक लोड लग रहा है, 10 न्यूटन का लोड लग रहा है, दैट इज स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं है मटेरियल का, ना ही लोड का कोई मूवमेंट है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक लोड। जैसा कि मैकेनिक्स में हमने देखा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा है। डायनामिक लोड चेंजिंग लोड भी बोलते हैं और साइक्लिक भी लोड बोलते हैं, यानी कि हर साइकिल पे एक लोड लग रहा है। जैसे 10 न्यूटन का लोड 20 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से लग रहा है, जो हमने वाइब्रेशन में देखा था कि हार्मोनिक फोर्स या साइक्लिक लोड लग रहा है कि या हर पर यूनिट टाइम वो चेंज हो रहा है, या हर 1 मिनट में 10 न्यूटन का लोड उस पे आ रहा है, दैट इज चेंजिंग साइक्लिक लोड। चेंजिंग लोड मान ले अभी 10 न्यूटन लग रहा है, थोड़ी देर के बाद 20 लग रहा है, फिर 30 लग रहा है, फिर 5 लग रहा है, फिर लग नहीं रहा है, तो दैट इज चेंजिंग लोड। तो डायनामिक्स में चेंजिंग लोड की एप्लीकेशन आ जाती है। अब चेंज किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से लोड डिफाइन कर दिया मैंने, या तो स्टैटिक के हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा, या मैं डायनामिक के हिसाब से डिजाइन करूंगा। अब स्टैटिक, किसी भी कंपोनेंट पे अगर कोई स्टैटिक लोड लग रहा है तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, वो है। तो सबसे पहले स्टैटिक है तो सिंगल है, स्टैटिक में भी 2 टाइप के होगा, या तो सिंगल लोड स्टैटिक लग रहा है या मल्टी लोड स्टैटिक लग रहा है। तो मैं पहले जाता हूं स्टैटिक लोड में सिंगल लोड लग रहा है, तो इस सिंगल लोड के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले उस लोड को आइडेंटिफाई करूं, वेदर इट इज नॉर्मल दैट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव, वेदर इट इज शियर, किस टाइप का लोड है वो मैं देख लूं। उसके हिसाब से कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अब आप स्ट्रेस निकालोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फार्मूला। स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकाल दी, मान लीजिए नॉर्मल लोड है तो P/A, शेयर लोड है तो देन शेयर लोड पर यूनिट एरिया, देन इक्वेट टू अलाउएबल स्ट्रेस। तो ये मेरी डिजाइन होगी, एक सिंगल लोड लग रहा है एक मटेरियल पे, लोड किस टाइप का है, वेदर इट इज शेयर, कंप्रेसिव, टेंसाइल, स्ट्रेस कैसे इंड्यूस्ड होगी और उसको मैंने अलाउएबल स्ट्रेस से कर दिया। नाउ
मल्टी लोड। ना मल्टी लोड में सबसे पहला काम क्या है, कितने टाइप के लोड लग रहे हैं। अगर उसमें लग रहा है, मान लो टेंसाइल भी लग रहा है, कंप्रेसिव भी लग रहा है, शियर भी लग रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, डिफरेंट लोड आइडेंटिफाई करूंगा, मैं सेपरेट कर लूंगा। अब जैसे ही लोड हुए, मान लो टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर लग रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लूंगा। कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। जैसे ही करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगी, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि जितने भी टाइप के लोड लग रहे हैं उनसे जितनी भी स्ट्रेसेस जनरेट हुई उनको मैंने डिफरेंशिएट सेपरेट कर दिया, नॉर्मल और टेंजेंशियल शियर। तो दो ग्रुप बना दिए नॉर्मल स्ट्रेसेस के। अब इस नॉर्मल में कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, और आपकी बेंडिंग भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है। शेयर में टॉर्जनल हो सकती है या कोई शेयर लोड लग रहा है, तो ये सेपरेट कर दिया। नाउ जो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है तो वेदर, अब उसको मैं डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर दूंगा। दैट इज नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन वाई डायरेक्शन। तो क्या किया मल्टी लोड में मैंने लोड को आइडेंटिफाई किया, लोड के आइडेंटिफाई के बाद उनकी स्ट्रेसेस निकाली, उनकी स्ट्रेसेस को नॉर्मल और शियर में सेपरेट कर दिया। नाउ नॉर्मल और शियर में सेपरेट करने के बाद नॉर्मल को उठाया, नॉर्मल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्स और वाई डायरेक्शन में, और जो टेंजेंशियल है उसको शियर में माना, वो शियर सिंगल हो जाएगी। तो अब मेरे पास जितने भी लोड थे उनसे जितनी भी स्ट्रेसेस थी वो नॉर्मल में है, और कुछ एक्स डायरेक्शन में लग रही है, कुछ वाई डायरेक्शन में लग रही है। कुछ शेयर स्ट्रेसेस है, सारी शेयर स्ट्रेसेस को मिला के एक शेयर स्ट्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक्स वाई शेयर, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही सेपरेट हो गया मैं कहूंगा कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहां पर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता होनी चाहिए क्या होती है। दे आर नॉर्मल इन नेचर, वही 3 पॉइंट, दे आर 3 इन नंबर, नॉर्मल इन नेचर, ऑलवेज एक्ट ऑन अ प्लेन इन विच देयर इज नो शेयर स्ट्रेसेस, और जिसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के, दे आर 3 इन नंबर, नॉर्मल इन नेचर, ऑलवेज एक्ट्स एट प्रिंसिपल प्लेन्स। अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन्स वेयर देयर इज नो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो यहां से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कर दी, फार्मूला सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस और माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। नाउ इक्वेट टू थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो अब यू हैव 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर, दैट इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नोट दे दूंगा इसका मैं। तो यहां से मेरे को मल्टी लोड पे आ गया, स्टैटिक ही लोड देखा, अभी डायनामिक नहीं देखा मैंने। स्टैटिक में सिंगल, काम खत्म। मल्टी में लोड आइडेंटिफाई किया, लोड आइडेंटिफाई करके उनको शेयर, उनकी स्ट्रेसेस निकाल दी, उनकी स्ट्रेसेस नॉर्मल और शेयर में सेपरेट कर दी, नॉर्मल में भी एक्स और वाई डायरेक्शन में निकाल लिया। देन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लिया, उन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को थ्योरीज ऑफ फेलियर से काउंट कर ली। दैट इज द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्टैटिक मल्टी लोड कंडीशन, ठीक है। नाउ अब हम डायनामिक लोड पर जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टैटिक लोड देखा था, नाउ डायनामिक लोडिंग। अगर डायनामिक लोडिंग है तो डायनामिक लोडिंग में हम बोलते हैं फटीग लोडिंग। अब फटीग लोडिंग को कैसे समझें कि जैसे एक वायर है, ये मान लीजिए फैन पे हमने एक वायर लगाया और हम उस पे टेंसाइल लोड लगाया, हम 4 लोगों को बराबर लोड भी लगाएंगे तो वो कभी फेल नहीं होगा। कोई भी वायर टेंसाइल लोड में फेल नहीं होता है। बट वही 2 साल के बच्चे को दे दोगे और इस टाइप का ट्विस्ट करने को बोलोगे तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो उस जगह से तोड़ देगा। तो यहां पर मुझे समझ में आया कि अगर वो मटेरियल पे साइक्लिक लोडिंग लगे तो उसका फेलियर बहुत पहले ही हो जाएगा, जबकि टेंसाइल लोड पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो अब अगर मान लो मैं कोई कंपोनेंट टेंसाइल लोड के हिसाब से डिजाइन कर देता हूं और उस पे साइक्लिक लोडिंग आ जाएगी तो वो तो फेल हो जाएगा। तो मुझे यहां पर एक टाइप की लोडिंग पढ़नी होती है, दैट इज फटीग लोडिंग। अंडर दिस टाइप ऑफ लोडिंग मटेरियल फेल्स ड्यू टू साइक्लिक लोड, ठीक है। अगर साइक्लिक लोड लग रहा है तो मटेरियल फेल्स अंडर साइक्लिक लोड well below the yield point, अभी देखेंगे आप, which may be completely reversed or not,
अगर मैं साइक्लिक लोडिंग की बात करूं तो साइक्लिक लोडिंग दो तरीके का हो सकता है, एक कंप्लीटली रिवर्सिबल और एक हो सकता है आपका सिंपल। कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं हो, कंप्लीटली रिवर्सिबल में मतलब मान लीजिए ऐसा गया तो एक टाइम में नीचे गया उसी टाइम में ऊपर गया, कंप्लीटली रिवर्सिबल, ऐसा ही चलता रहा, जहां से शुरू हुआ वहीं से एक साइक्लिक लोड। दूसरा साइक्लिक लोड मैं ऐसा ले गया, इस वायर को ऐसा किया, वापस थोड़ा लेके गया कहीं पर, फिर लेके आया, ऐसा साइक्लिक लोडिंग लग रही है बट इट इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग। तो मेरी जो डिजाइन है, स्टैटिक लोड की तो खत्म हो गई थी, स्टैटिक में मल्टी सिंगल काम खत्म, डायनामिक में आया तो साइक्लिक लोडिंग। अब साइक्लिक लोडिंग भी कंप्लीटली रिवर्सिबल अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल। पहले बात कर लेते हैं कंप्लीटली रिवर्सिबल की, जैसे कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग। तो मुझे समझ में आया डायनेमिक लोडिंग इज फटीग लोडिंग। फटीग फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फेल्स अंडर साइक्लिक लोडिंग। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहां से इसके स्ट्रेंथ के बारे में आराम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्लीटली रिवर्सिबल अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल। यहां पर जो साइक्लिक लोडिंग की बात करें या फटीग लोडिंग की बात करें तो यहां पर हम बाय या यू से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ई से, दैट इज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। क्या होती है पता चलेगा, सिग्मा ई इज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो जब भी साइक्लिक लोडिंग लगेगी तो मटेरियल फेल्स एट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। जैसे डक्टाइल मटेरियल फेल्स एट यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिटल मटेरियल फेल्स एट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। साइक्लिक लोडिंग दैट इज फटीग लोडिंग अगर है तो मटेरियल फेल्स एट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। अब ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मुझे निकालनी है अभी, तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया फटीग लोडिंग यानी साइक्लिक लोडिंग अगर है तो फटीग लोडिंग बोलेंगे उसको, उस टाइप की लोडिंग में कंप्लीटली रिवर्सिबल अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है। ये फेल कहां पर होगा, यील्ड पॉइंट, सॉरी एंड्योरेंस पॉइंट पे। अब एंड्योरेंस पॉइंट मुझे निकालना है, वहां पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मुझे निकालनी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमें लेने। मैं आगे बढ़ा तो अब ये फटीग लोड जो है वो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। तो फटीग लोड को मैंने दो तरीके से सेपरेट किया कि मान लीजिए कोई एक्सियल साइक्लिक लोड आ गया, ठीक है, या आप ऐसे समझे इसको, फटीग लोड को मैंने तीन तरीके से डिफाइन किया है, सॉरी दो तरीके से। पहला पोर्शन है ए में तीन टाइप के लोड, या तो एक्सियल लोड आ गया, इसको देखेंगे अभी आप। मान लीजिए जैसे फटीग लोडिंग में एक्सियल लोड है, फ्लेक्सुरल दैट इज बेंडिंग मोमेंट अगर वहां पर है, टॉर्जनल दैट इज टी है, ठीक है, इस टाइप के लोड हो सकते हैं। या बी पार्ट है कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिलिंग एक प्रेजेंट हो, इस टाइप की। ये देखिए यहां से मैक्सिमम गया मिनिमम गया, इट इज लाइक साइन कर्व, एक मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो दैट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। अब कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल की मैं बात करूं तो जो मीन है सिग्मा मीन, अगर इस कंडीशन में मैं मीन निकालता हूं, ये देखिए मीन क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2, दैट इज मीन, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2। तो ये पूछा जाता है कि मीन क्या होता है, आपको इजीली पता है। यहां पर जो पूछते हैं वेरिएबल स्ट्रेस क्या होती है, तो वेरिएबल स्ट्रेस होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2, दीज आर दी वेरिएबल स्ट्रेस। तो मैं बात कर रहा हूं कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल में मीन और वेरिएबल स्ट्रेस की। तो यहां से मैं आगे बढ़ा तो ये दो चीजें पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या होगी, दैट इज मैक्स माइनस मिन एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वेरिएबल। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2। एक और तरीका है आपके पास, या तो आप ऐसा करो कि आपके पास मान लीजिए एक्सियल लोडिंग है तो एफ मैक्स अपॉन में मैक्सिमम और मिनिमम अगर है, ठीक है, मैक्सिमम लोड है और मिनिमम लोड है, तो आप पहले एफ मीन निकाल लीजिए, दैट इज मैक्स प्लस मिन बाय 2, वेरिएबल निकाल लीजिए मैक्स माइनस मिन बाय 2, उससे मीन निकाल लीजिए। एक तरीका ये, एक तरीका आपको ग्राफ के फॉर्म में डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास तरीका क्या है, जैसे लोड दिया तो मीन निकाल लो, वेरिएबल निकाल लो। इतना क्लियर हुआ है। अब हम बात करें तो एंड्योरेंस
पॉइंट की बात करें तो जैसे यहां पर भी फटीग टेस्टिंग से मैं एसएन कर्व निकालता हूं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकलते हैं वैसे ही एसएन कर्व, एस यानी स्ट्रेस, एन यानी नंबर ऑफ साइकिल, क्योंकि साइक्लिक लोड है तो द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल, इसको एसएन कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दो के लिए होता है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के लिए। फेरस मेटल के लिए इट इज एक एवरेज कर्व निकलता है, उसका एक एवरेज पॉइंट निकल जाता है, दिस पॉइंट विल बी योर एवरेज पॉइंट, ग्राफ में निकल जाता है। यहां पर इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सिग्मा ई, दैट इज एंड्योरेंस लिमिट, दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट के लिए। तो जो एसएन कर्व से मुझे मिला दैट इज एंड्योरेंस लिमिट, ये वो पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल विथस्टैंड नहीं कर पाएगा साइक्लिक लोड, इट इज वेल बिलो यील्ड पॉइंट। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि साइक्लिक लोडिंग अगर कहीं पर लग रही है और मैंने मटेरियल डिजाइन किया है या कंपोनेंट डिजाइन किया वो कभी फेल नहीं होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ से बहुत कम होती है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। जैसा मैंने स्टील के वायर का एग्जांपल दिया, उसे टेंसाइल लोड लगाओगे तो कभी नहीं टूटेगा, जबकि एक साइक्लिक लोड लगाओगे तो कोई भी उसे तोड़ सकता है। तो यहां से निकल के आता है कि अगर मैंने कोई कंपोनेंट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन किया है तो वो फिर टेंसाइल कंप्रेसिव से कभी भी फेल नहीं होगा। तो यहां से एसएन कर्व से मैंने निकाला एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, और नॉन फेरस के लिए क्योंकि नंबर ऑफ ये कर्व यूनिफॉर्म नहीं होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये 10 की पावर 6 में फेल होता है, 10 की पावर 6 नंबर ऑफ साइकिल पे ये मटेरियल फेल हो जाएगा और उसी को मैं मान लेता हूं एंड्योरेंस लिमिट। ज्यादा नहीं पूछते, बस कभी कभार पूछ लेते हैं कि नॉन फेरस मेटल फेल्स एट विच नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज 10 की पावर 6 साइकिल। अब आइए जरा लिमिट तो देख ली है, स्ट्रेंथ और देख लेते हैं। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा ई, दैट इज इक्वल्स टू एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई स्टार। सिग्मा ई स्टार से लिमिट डिफाइन करेंगे, सिग्मा ई से स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ई स्टार इनटू के एल इनटू के सरफेस इनटू के साइज। दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। के लोड फैक्टर दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि मैं डिजाइन कर रहा हूं तो हर पैरामीटर को मुझे देख के चलना होगा। तो मैं 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर लेता हूं, लोड, सरफेस साइज, इसके बाद भी n नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अगर कुछ फैक्टर दिया है तो हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, सरफेस फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 एंड साइज फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। जब ये 1 से कम वाला प्रोडक्ट सिग्मा लिमिट से होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में उसको एंड्योरेंस लिमिट पे फेल होना चाहिए था, बट मैं डिजाइन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं? स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं, ताकि यहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, नाउ ये हो गई फटीग लोडिंग के बारे में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन से पहले ये 3 चीजें देख लेते हैं, दैट इज के एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, केटी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, केएफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड क्यू इज नॉच सेंसिटिविटी। नॉच सेंसिटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉच सेंसिटिविटी, नॉच सेंसिटिविटी के लिए पहले देख लेते हैं नॉच क्या होता है। ये देखिए, जैसे ये मटेरियल है, यहां पर मैंने हल्का सा ये क्रिएट किया वी शेप का, दैट इज नॉच। कुछ दूसरा कंपोनेंट मान लो इससे मैटिंग सरफेस में होना है, तो इस वाले सरफेस में वो वाला सरफेस ऐसा होगा और जब दोनों मिलेंगे तो एक इंटरलॉकिंग हो जाएगी। उसके लिए मैं नॉच बनाता हूं, बट इसका ड्रॉबैक देखिए क्या होता है कि जब मैं बात कर रहा हूं बिना नॉच के, तो बिना नॉच के जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस होगी वो क्या होगी? लोड पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा? लोड पर यूनिट एरिया, दैट इज विदाउट नॉच। बट अगर नॉच है तो मुझे केटी लाना, दैट इज थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मुझे उसमें यूज करना पड़ेगा विद नॉच, और इसकी वैल्यू होती है 0 से 3 के बीच में। अब
जनरली 3 तक जाती है, 2 तक जाती है। इसका मतलब जो पहले इंड्यूस हो रही थी F by A से 10 मेगापास्कल, अब इंड्यूस हो रही है 30 मेगापास्कल। तो अब इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस क्या होंगे? 30 मेगापास्कल। ठीक है, इसको जरा ऐसा समझने की कोशिश करें। एक यील्ड स्ट्रेंथ मेरी है 100 मेगापास्कल, और सॉरी 300 मेगापास्कल, उसको एफओएस से डिवाइड किया 100 मेगापास्कल। ठीक है, इंड्यूस्ड पहले कितनी हो रही थी? 10, और मान लीजिए 100 मेगापास्कल हो रही थी, और मैंने उसको 100 मेगापास्कल के हिसाब से डिजाइन कर लिया। बट वहां पर अगर नॉच है तो उस नॉच पॉइंट पे स्ट्रेस कितनी होगी? 300 या 200 मेगापास्कल। तो अब मुझे डिजाइन करने में दिक्कत है, पूरे कंपोनेंट पे 100 मेगापास्कल, नॉच वाले एरिया में 200 या 300 मेगापास्कल। इसीलिए फेल कहां से होता है? जहां पर नॉच होती है। ठीक है, नाउ KT थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैसे निकालोगे आप? दैट इज स्ट्रेस विद नॉच, स्ट्रेस विद नॉच अपॉन में स्ट्रेस विदाउट नॉच। तो स्ट्रेस विद नॉच वैसे ही ज्यादा आएगी, स्ट्रेस विदाउट नॉच कम आएगी, 1 से ज्यादा होता है। तो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस कैसे निकालोगे? ऑलवेज लेस देन यील्ड अपॉन में F1। यहां पर KF दैट इज स्ट्रेस विदाउट नॉच, विद नॉच साइक्लिक लोडिंग में, एंड स्ट्रेस विदाउट नॉच साइक्लिक लोडिंग में। ठीक है, अगर स्टैटिक नॉच सेंसिटिविटी की बात करें तो दैट इज Ka-1 अपॉन में Kt-1। दिस इज द फार्मूला फॉर नॉच सेंसिटिविटी। अगर स्टैटिक की कंडीशन, डायनामिक की कंडीशन है तो यहां पर फटीग आ जाता है, Kf एक्चुअल, फटीग एक्चुअल -1 अपॉन में Kt-1। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉच सेंसिटिविटी। अब हम जल्दी से बस एक और टॉपिक बचा है, और देख लेते हैं।